मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हरियाणा जीके में हमने जो टॉपिक शुरू कर रखा है वो है हरियाणा के गणराज्य, जो कि मैंने आपको 3 जो मेन गणराज्य हैं उनको कवर करवाया था, जिसमें मैंने आपको करवाया था पिछली वीडियो में मौर्य साम्राज्य हरियाणा में क्या रोल रहेगा, मौर्य साम्राज्य का वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर हमने पढ़ा था अयोध्या गणराज्य, जो कि हरियाणा में ज़्यादातर रोहतक और भिवानी में फैला हुआ था। और उससे संबंधित जो जो भी साक्ष्य मिले हैं हमने, अयोध्याकालीन सिक्के हों या अयोध्याकालीन साँचे हों, अयोध्याकालीन सिक्के बनाने के साँचे हुए सभी हमने कवर कर लिए थे, जो कि हमें रोहतक में मिले थे, काकराकोट रोहतक से मिले हैं। और फिर हमने किया था अगर गणराज्य कवर, जो कि महाराजा अग्रसेन के द्वारा बसाया जाता है ऐसा माना जाता है। और अग्रवाल समाज का जो संस्थापक है उसको भी महाराजा अग्रसेन को माना जाता है। वहाँ से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी पिछली वीडियो में आपको करवा दिए हैं। आज हम आगे करेंगे, जिसमें हम करेंगे कुणिद गणराज्य और एक अर्जुन नायक गणराज्य, और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक गणराज्य रहेगा वो रहेगा पुष्यभूति वंश, जो कि वर्धन वंश भी जिसको बोलते हैं। इन तीनों को आज कवर करेंगे। और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पुष्यभूति वंश से तो हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसलिए आज मैं आपको ये अच्छे से कवर करवाऊंगी, इसलिए आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ये जो 2 छोटे गणराज्य बच गए हमारे, कुणिद गणराज्य और अर्जुन नायक गणराज्य। तो कुणिद गणराज्य से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे 2-4 क्वेश्चन ही हैं, जिनको मैं आपको कवर करवा दूँ। एक तो पूछा जाता है कि कुणिद गणराज्य हरियाणा में कहाँ कहाँ फैला था। तो कुणिद जो गणराज्य है वह हरियाणा में ज़्यादातर अम्बाला और यमुनानगर में फैला हुआ था। कहाँ पे? अम्बाला और यमुनानगर में। आपको ध्यान रखना है। अयोध्या गणराज्य कहाँ फैला था? रोहतक और भिवानी में ज़्यादातर फैला हुआ था। और वैसे अगर पूछा जाए तो कहाँ कहाँ पे था? अयोध्या गणराज्य पूरे हरियाणा में था, राजस्थान में था, यूपी में था और कुछ भाग पंजाब में, पूरे भारत में ऐसे फैला हुआ था अयोध्या गणराज्य। मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से कवर करवा दिया है। और ये कुणिद गणराज्य कहाँ पे था? ये अम्बाला के ज़्यादातर 2 जिलों कुणिद गणराज्य हरियाणा के मुख्यतः 2 जिलों अम्बाला और यमुनानगर में फैला हुआ था। और यहाँ से जो भी सिक्के या जो भी साक्ष्य मिलेंगे ज़्यादातर यहीं पे मिलेंगे। तो कुणिद गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं हमें? तो कुणिद गणराज्य के सिक्के मिले हैं हमें जगाधरी यमुनानगर से। कुणिदकालीन सिक्के भी लिखे आ सकते हैं, कुणिद गणराज्य के सिक्के भी आ सकते हैं। तो कुणिद गणराज्य के जो सिक्के हमें जगाधरी यमुनानगर से मिले हैं। और यहाँ पर मेन जगह पूछी जाती है, जगाधरी में कहाँ पे, यमुनानगर में कहाँ? ये बुढ़िया ग्राम मतलब बुढ़िया ग्राम नामक एक गांव है वहाँ यमुनानगर में। वहाँ से हमें ये एग्जैक्ट जगह ये रहेगी। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए कौन से गांव से मिले हैं तो बुढ़िया ग्राम गांव से मिले हैं, जो कि कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर में रहेगा कुणिद गणराज्य के सिक्के। और वो करनाल से भी हमें ये मिले हैं। तो ज़्यादातर यहीं से आता है एग्जाम में क्वेश्चन, जगाधरी यमुनानगर से मिले हैं हमें। और पूछा जाता है कि कुणिद गणराज्य की जानकारी हमें कौन सा अभिलेख कौन से कहाँ से मिलती है? तो कुणिद गणराज्य की जो जानकारी है हमें मिलती है पाणिनि की अष्टाध्यायी से। जो पाणिनि एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए, जिन्होंने अष्टाध्यायी क्या लिखी, पुस्तक लिखी थी, जो कि संस्कृत भाषा में थी। और इसी संस्कृत भाषा जो लोगों को समझ में नहीं आई, तो इसी वजह से जो पंतजलि है उन्होंने एक महाभाष्य लिखी, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका माना जाता है, ताकि लोगों को समझ में आ सके। उस लैंग्वेज में उन्होंने उसमें लिखा था अष्टाध्यायी को समझाने के लिए। तो सेम चीज़ें थी दोनों में, लेकिन क्या था? लैंग्वेज का डिफरेंस था, इसलिए उसको क्या माना जाता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका माना जाता है। तो पंतजलि ने महाभाष्य लिखी थी। ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर करवा दी, साथ के साथ फिर से बता रही हूँ ताकि आपका रिविजन होता रहे। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं कि कुणिद गणराज्य की जानकारी हमें देती है कौन? पाणिनि की अष्टाध्यायी की हरियाणा में कुणिद गणराज्य कहाँ कहाँ पर फैला होता है। ये सब जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पाणिनि की अष्टाध्यायी से मिलती है। और कुणिद गणराज्य का जो वर्णन करने वाले अगर इतिहासकार पूछा जाए तो कुणिद गणराज्य का जो वर्णन है बहरामीर नामक एक इतिहासकार ने किया है। बहरामीर नामक इतिहासकार ने कुणिद गणराज्य का वर्णन किया है।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ब्राह्मीर क्या है? एक इतिहासकार थे जिन्होंने कुनिद गणराज्य के बारे में लिखा था और इसके बारे में जानकारी दी थी, कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, क्या क्या जो रहेगा। तो हरियाणा जीके की दृष्टि से हमें बस ये 2-3 चीज़ें ही याद रखनी है। कुनिद गणराज्य हरियाणा में कहाँ फैला था? यमुनानगर और अंबाला में फैला जाता था। और ये यहाँ पे जो जानकारी है इसकी कौन देता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी देता है। ये 2 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। एक पूछा जाता है कि बीरबल का रंग महल कहाँ है? तो बीरबल जो ये वही बीरबल रहेंगे जिनका जो बचपन का नाम महेशदास था और जिनके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं। तो बीरबल का जो रंग महल रहेगा वो रहेगा कहाँ पे? बुढ़िया ग्राम यमुनानगर में ही रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बुढ़िया ग्राम से हमें क्या मिले हैं? कुनिदकालीन सिक्के के साक्ष्य मिले हैं। और बुढ़िया ग्राम में ही क्या रहेगा? बीरबल का रंग महल रहेगा। और एक पूछा जाता है बीरबल का छत्ता, जिसे राय मुकुंद दास का छत्ता भी बोला जाता है, ये हमें कहाँ से मिला? ये नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। ये आपको याद रखना है। जो बीरबल का छत्ता रहेगा वो नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा, लेकिन बीरबल का रंग महल रहेगा बुढ़िया ग्राम यमुनानगर में रहेगा। और बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेशदास था। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे गणित गणराज्य से जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम पढ़ते हैं अर्जुन नायन गणराज्य। अर्जुन नायन गणराज्य से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? वे भी 2-3 ही हैं, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हरियाणा जीके में जो हरियाणा में कुनिद गणराज्य है वो ज़्यादातर महेंद्रगढ़ और राजस्थान में फैला हुआ था। कहाँ पे फैला हुआ था? हरियाणा में जो मेन अर्जुन नायन गणराज्य है वो ज़्यादातर महेंद्रगढ़ में था, और अगर दूसरा स्टेट पूछे तो राजस्थान में फैला हुआ था। तो अर्जुन नायन जो गणराज्य है वो महेंद्रगढ़ और राजस्थान में ज़्यादातर फैला हुआ था। और अर्जुन नायन गणराज्य की जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये भी पाणिनि की अष्टाध्यायी से ही हमें मिलती है। कुनिद गणराज्य की जानकारी भी हमें पाणिनि की अष्टाध्यायी देती है। अर्जुन नायन गणराज्य की जानकारी भी हमें पाणिनि की अष्टाध्यायी से मिलती है। और कुनिद गणराज्य और जो अर्जुन नायन गणराज्य है इन्होंने मिलकर अयोध्या गणराज्य के साथ मिलकर किसको हराया था? मैंने आपको पढ़ाया था, अयोध्या गणराज्य पढ़ाया जब, उसमें बताया था कि इन तीनों ने मिलकर कुषाणों को हराया था। और ये कुषाणों ने आक्रमण किसके समय में किया था? योद्धों के समय में कुषाणों ने आक्रमण किया था। और योद्धों को वो हरा देते हैं कुषाण, लेकिन फिर तीनों जो योद्धा है वे तीनों को अपने साथ मिलाकर फिर कुषाणों को हराते हैं। अब पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रहेगा पुष्यभूति वंश। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं हरियाणा जीके में। और जो पुष्यभूति वंश है इंडिया जीके में इसको बोला जाता है वर्धन वंश। लेकिन अगर पूछा जाए वर्धन वंश का जो हरियाणा में क्या नाम है तो वो रहेगा पुष्यभूति वंश जिसको बोलते हैं। और गुप्त वंश के पतन के बाद जो हरियाणा है में छोटे छोटे जो वंशों में बट गया था उनमें से ही एक वंश रहेगा पुष्यभूति वंश। इसके संस्थापक रहेंगे पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे, जिन्होंने 6वीं शताब्दी के अंत से लेकर लगभग 7वीं शताब्दी के मध्य तक राज किया था इस वंश ने। ये आपको याद रखना है। तो संस्थापक पुष्यभूति रहेगा और इसकी स्थापना हुई थी 6वीं शताब्दी में और शासन किया लगभग 7वीं शताब्दी के मध्य तक। और जो पुष्यभूति थे ये भारत का एक प्रसिद्ध प्राचीन राजवंश है। ये भी आपको याद रखना है। क्या है ये? प्रसिद्ध प्राचीन राजवंश था जिन्होंने भारत पर शासन किया था 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य तक। पुष्यभूति वंश जब राजा बना था उस टाइम पे उसने जो स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण करा था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछ लिया गया है। पुष्यभूति ने ही स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और जब वह राजा बना था तो उस टाइम पे उन्होंने स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया और फिर पुनर्निर्माण हुआ इस मंदिर का और उस पुनर्निर्माण को करवाया था। ये भी पूछ लिया गया है कई एग्जाम में। तो स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? वो करवाया था मराठा शासक सदाशिवराव ने, जो कि पानीपत का दूसरा युद्ध भी इन्होंने लड़ा था। किसने करा था? सदाशिवराव भाऊ ने पुनर्निर्माण करवाया था। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? पुष्यभूति ने स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अब 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है फिर कि पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया वर्धन वंश रहेगा और स्थानेश्वर का पुराना नाम भी क्या रहेगा? स्थानेश्वर रहेगा। उस टाइम पे जब निर्माण करवाया था उसका नाम क्या था? स्थानेश्वर का शिव मंदिर था। तो स्थानेश्वर रहेगा थानेश्वर का पुराना नाम।
अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि पुष्यभूति वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। पुष्यभूति वंश की जानकारी हमें 3 किताबें देती हैं। एक तो देती है हवेन स्वांग की CUK, हवेन स्वांग की CUK, बाणभट्ट की हरश्रित, और एक मिलती है हमें बांसखेड़ा अभिलेख से। हवेन स्वांग की CUK, हवेन स्वांग कौन था? हवेन स्वांग हर्षवर्धन के समय में आया था। इसी वंश के शासनकाल में वह यात्री आया था जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इस वंश के बारे में, जिससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और बाणभट्ट की हरश्रित, हरश्रित कौन? एक बाणभट्ट भी इन जो हर्षवर्धन राजा बनेगा इसी वंश का है, उसका एक दरबारी कवि था, उसने भी पुस्तक लिखी हरश्रित, उससे भी हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। और एक बांसखेड़ा अभिलेख, और ये बांसखेड़ा अभिलेख ये लिखवाया था किसने? महाराजा हर्षवर्धन ने लिखवाया था, जो कि शहजादपुर उत्तर प्रदेश से मिला है और जो इसी वंश की जानकारी देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूछ लिया गया बांसखेड़ा अभिलेख। और जो बांसखेड़ा अभिलेख है इसकी भाषा रहेगी संस्कृत, यह संस्कृत भाषा में था, और इसकी लिपि रहेगी ब्राह्मी लिपि। और एक और पूछा जाता है कल्हन की राजतरणी। कल्हन की राजतरणी वैसे पूछा नहीं गया है, इस वंश की भी थोड़ी बहुत जानकारी हमें कल्हन की राजतरणी से मिलती है, लेकिन ये जो मेन जो इसका जो टॉपिक रहेगा कल्हन की राजतरणी, ये कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देती है। ये पूछ लिया गया है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पूछ लिया गया है कि कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तक का नाम क्या है, तो कल्हन की राजतरणी रहेगी। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ऐहोल अभिलेख, जो कि हमें पुष्यभूति वंश की जानकारी देता है। ऐहोल अभिलेख, ये ऐहोल अभिलेख लिखवाया था पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि चालुक्य वंश के राजा थे। ऐहोल अभिलेख से भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है। 3 या 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन चारों से हमें पुष्यभूति वंश के बारे में मिलता है। अगर एग्जाम में कुछ भी आए तो आप अपने हिसाब से आंसर देनी, यहाँ से एक या क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है हवेन स्वांग की CUK से, बाणभट्ट की हरश्रित से, बांसखेड़ा अभिलेख जो कि हर्षवर्धन ने लिखवाया था, जो शाहजादपुर उत्तर प्रदेश से मिला था, और जो इस वंश की पूरी जानकारी हमें देता है। और ऐहोल अभिलेख जो कि पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था, जो कि एक चालुक्य नरेश था, उससे भी हमें पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है। अब पढ़ते हैं इस वंश के बारे में। इस वंश का जो संस्थापक है वो तो रहेगा पुष्यभूति, लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है कि सबसे पहला राजा, इस वंश का जो सबसे पहला राजा जिसके बारे में हमें बुकों में मिलता है वो है नरवर्धन। और जिस नरवर्धन की शादी हुई थी वर्जनी से, किससे? नरवर्धन की शादी वर्जनी से हुई थी। और इस वंश का जो एक राजा था वो था नरवर्धन, और इसकी शादी हुई थी वर्जनी से, और उन दोनों के पुत्र हुआ था राज्यवर्धन। कौन? राज्यवर्धन प्रथम, और उसने भी शादी की थी अप्सरा से। राज्यवर्धन प्रथम की शादी हुई थी अप्सरा से, और अप्सरा और राज्यवर्धन के पुत्र, उसका पुत्र, इन दोनों का पुत्र जिसका नाम था आदित्यवर्धन। क्या? आदित्यवर्धन ने भी शादी की थी गुप्त वंश की एक रानी जिसे महासेन गुप्ता कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इम्पोर्टेंट रहेगा। आदित्यवर्धन की शादी किससे हुई थी? गुप्त वंश की रानी थी महासेन गुप्ता से उसकी शादी हुई थी, और इन दोनों को पुत्र हुआ था आदित्यवर्धन, और महासेन गुप्ता के पुत्र का नाम था प्रभाकर वर्धन। यहाँ से यह वंश आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आदित्यवर्धन की जो शादी हुई थी महासेन गुप्ता से, और आदित्यवर्धन के बाद जो पुत्र हुआ वो हुआ प्रभाकर वर्धन, जिसकी शादी यशोमती से हुई थी। और जो प्रभाकर वर्धन से जो पुत्र हुए उनको 2 बेटे हुए, एक का नाम था हर्षवर्धन, छोटा बेटे का नाम था हर्षवर्धन, और बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन। और एक बेटी हुई इनके राजश्री, एक बेटी हुई थी जिसका नाम था राजश्री। तो प्रभाकर वर्धन, आपको यहाँ से याद रखना, प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन। बड़ा राज्यवर्धन था, छोटा हर्षवर्धन था, और जो बहन थी इन दोनों की वो थी राजश्री। अब जब प्रभाकर वर्धन पूछा जाता है कब गद्दी पर बैठता है या कब राजा बनता है, ये बनता 580 ईस्वी में, और इन्होंने राज किया था 605 ईस्वी तक यह राजा रहा था।
और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रभाकर वर्धन के समय में इन्हें कौन सी उपाधि मिली हुई थी। तो यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पूछा जाए तो प्रभाकर वर्धन ही रहेगा। प्रभाकर वर्धन किस इस वंश का सबसे प्रतापी राजा, पहला प्रतापी राजा था। सॉरी, वैसे तो महाराजा हर्षवर्धन भी क्या थे, प्रतापी राजा थे, लेकिन अगर पूछा जाए पहला प्रतापी राजा कौन हुआ है तो प्रभाकर वर्धन रहेगा। और इनको प्रतापी राजा क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने अपने समय में महाराज, धीरज और पराक्रम हट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। और प्रभाकर वर्धन ने के समय में जो हूण जाति है वो आक्रमण करती है और प्रभाकर वर्धन ने हूणों को हराया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो प्रभाकर वर्धन ने किसको हराया था, हूणों को हराया था। ये पूछा जा सकता है प्रभाकर वर्धन के समय किसने आक्रमण किया था, तो हूणों ने आक्रमण किया था और उनके आक्रमण को इन्होंने क्या कर दिया था, असफल कर दिया था, उनको हरा दिया था। अब प्रभाकर वर्धन के समय में एक विद्रोह हो गया था थानेसर में, और जिसको दबाने के लिए इन्होंने अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को भेजा था। और यहीं से इस वंश की स्टोरी शुरू होती है। और यहाँ से स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो उस टाइम पर जब प्रभाकर वर्धन शासक थे, उस टाइम पर भारत में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग राजवंश थे। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश और बिहार में एक राजवंश था जिसे मोखरी कहते थे, मोखरी राजवंश, जो कि वहाँ पर क्या कन्नौज, उत्तर प्रदेश में कन्नौज जो कि राजधानी बनाई जिसने महाराजा हर्षवर्धन ने, बाद में वहाँ पर शासक था मोखरी वंश का, और उसके जो राजा थे वो थे ग्रहवर्मा। और इस साइड जो नीचे की साइड बंगाल में शासक था गौड़ वंश का, और गौड़ वंश के शासक थे शशांक। कौन, शशांक। और बीच में मालवा, मध्य प्रदेश में मालवा वंश का शासक था जिसके शासक थे देवगुप्त। कौन थे जिसके शासक, देवगुप्त थे। और इधर नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पे दक्षिण में जो शासक था उस टाइम पर 6वीं शताब्दी में शासन था चालुक्य वंश का, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का क्या था, शासन था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ इन सभी का जो लिंक है वो इस जो पुष्यभूति वंश है उसकी स्टोरी में आएगा। तो जो मोखरी वंश ग्रहवर्मा रहेंगे इसके शासक, और जो बंगाल का जो राजवंश था उस टाइम पे गौड़ था और उसके शासक रहेंगे शशांक, और मालवा के शासक जो कि मध्य प्रदेश में था उस टाइम पे वो रहेंगे देवगुप्त। अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ जिससे आपको ये पूरा राजवंश अच्छे से कवर हो जाएगा। तो प्रभाकर वर्धन ने मैंने बताया आपको जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र था उस पर जो मोखरी वंश का शासक था उसके जो शासक थे ग्रहवर्मा। तो प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री की शादी कन्नौज के मोखरी जो शासक बिहार और यूपी का जो एरिया था उनके पास, उसका शासक था ग्रहवर्मा से कर दी थी। अपनी पुत्री प्रभाकर वर्धन की पुत्री कौन थी, राजश्री थी, और उसने उसकी शादी मोखरी वंश के जो शासक थे ग्रहवर्मा उनसे कर दी थी। और जो ग्रहवर्मा है उनका संबंध जो मालवा के शासक, मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में था उस टाइम पे, मध्य प्रदेश पड़ता था मालवा शासक के अधीन, तो मालवा के शासक देवगुप्त से उसके अच्छे संबंध नहीं थे हुए, दोनों आपस में शत्रु थे। और यहाँ से हमें हर्षवर्धन की स्टोरी चलती है। तो जो प्रभाकर वर्धन ने उन्होंने शादी कर दी किसके साथ, मोखरी के राजा ग्रहवर्मा के साथ। तो हर्षवर्धन, यहाँ पर हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के बेटे थे, यहाँ से पूछा जाता है। उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन हो गया, माता का नाम यशोमती हो गया, बहन का नाम हो जाएगा राजश्री, भाई का नाम राज्यवर्धन। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। और बहनोई कौन हो जाएंगे, प्रभाकर वर्धन ने किसके साथ शादी की थी, प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी की शादी की थी ग्रहवर्मा। और ग्रहवर्मा कौन थे, मोखरी वंश के शासक थे उस टाइम पे, जो कि जिसके जो कब्जे में कौन सा एरिया था, वो था यूपी और बिहार का एरिया, उसके कब्जे में था मोखरी वंश के। तो जैसे ही राजश्री की शादी ग्रहवर्मा से होती है, तो ग्रहवर्मा से हुई तो मालवा के शासक ने ग्रहवर्मा को मार दिया क्योंकि वह उसका शत्रु था, उनकी आपस में बनती नहीं थी। तो मालवा के शासक कौन था, देवगुप्त। देवगुप्त ने किसको मार दिया, ग्रहवर्मा को मार दिया और राजश्री को बंदी बना लिया,
तो इस साइड जो थानेसर है, दूसरी साइड थानेसर में विद्रोह हो गया था। तो प्रभाकर वर्धन ने अपने बेटे राज्यवर्धन, जो बड़ा बेटा था राज्यवर्धन को, उस विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया था। कहाँ पे? थानेसर में। और थानेसर में विद्रोह के समय जब राजेंद्र वर्धन विद्रोह दबाकर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। उसी बीच में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है बीच में, जो कि लगभग 605 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और लेकिन उस टाइम पे जब दबाकर आता है तो आने के बाद उसे पता चलता है कि पिता की मृत्यु हो गई। और उसी टाइम जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम पर हमारे जो इंडिया है उसमें क्या थी? सती प्रथा प्रचलित थी। और सती प्रथा होने के नाते जो उनकी यशोमती माँ है उनके पिता के साथ ही क्या? सती हो जाती है। तो जैसे ही वो आया विद्रोह के बाद वापिस, तो वहाँ से उसे पता चलता है कि उसके माता पिता नहीं रहे। बेचारे को जो माता पिता है वे दोनों मर जाते हैं, क्योंकि जो माता है वह तो सती हो जाती है और जो पिता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और इन दोनों जो बातों की जो जानकारी है हमें मिलती है बाणभट्ट की हरिश्चरित्र में। हरिश्चरित्र किसकी जानकारी देती है? यशोमती माँ के सती होने की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बाणभट्ट की हरिश्चरित्र से। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जब राज्यवर्धन वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो पिता है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके साथ ही उसकी माँ सती हो जाती है। तो इसके बाद राज्यवर्धन को राजा बना दिया जाता है और राज्यवर्धन क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। 605 ईस्वी से 606 ईस्वी तक ही उसका शासन रहता है। वह सिर्फ 1 साल ही शासन कर पाता है। तो राजा बनते ही फिर उसको एक सूचना और मिलती है कि उसके बहनोई जो ग्रहवर्मा है को मालवा के शासक देवगुप्त ने मार दिया। तो राजा बनते ही उसे यह सूचना मिलती है बेचारे को। साथ ही साथ बहुत सी जो क्या अचानक से उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इधर से उसके माता पिता नहीं रहे, उसे राजपाट भी संभालना था, उधर से क्या बहन के पति को मार दिया जाता है। तो इस तरह से उसे पता चलता है कि मालवा के शासक देवगुप्त को मार दिया गया और राजश्री को क्या बंदी बना लिया गया। तो उसने क्या आओ देखा नहीं ताओ। तो राजा बनते ही उसने सबसे पहले क्या किया? राज्यवर्धन ने मालवा के शासक जो कि देवगुप्त है उस पर आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया। क्या कर दिया? उसे मारकर अपने जीजा की मौत का बदला ले लिया। तो राज्यवर्धन ने सबसे पहले क्या किया? राजा बनते ही मालवा के शासक पर आक्रमण किया और उसको मार दिया और अपने जीजा की जो मृत्यु है उसका बदला ले लिया। तो मालवा के शासक जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो उसका भी एक दोस्त होता है, जो मैंने बताया था गौड़ वंश का शासक था शशांक। वह किसका दोस्त होता है? वह होता है मालवा के शासक देवगुप्त का सबसे अच्छा मित्र होता है। तो शशांक उसके पास क्या था? बंगाल का क्षेत्र था। तो वह किसका? देवगुप्त का मित्र होता है और वह भी उसे पता चलता है कि उसके दोस्त को मार दिया जाता है। तो इसलिए वह क्या चाहता है? तो वह बदला लेना चाहता है किससे? राज्यवर्धन से। और दक्षिण भारत में उस साइड पर क्या था? चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। ये मैंने आपको मैप में बता दिया है। तो मालवा के शासक देवगुप्त और शशांक की क्या थी? बहुत गहरी मित्रता थी। और जैसे ही उसे पता चलता है कि मेरे दोस्त को मार दिया जाता है तो वह क्या करता है? बदला लेने की सोचता है। तो मालवा के शासक देवगुप्त और शशांक की बहुत गहरी मित्रता थी। और यहाँ शशांक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के द्वारा। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक पूछा जाता है शशांक किस धर्म को मानता था? वो मानता था शैव धर्म को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछ लिया गया है एग्जाम में। शशांक किस धर्म को मानता था? वो था शैव धर्म को मानता था। और ये कहाँ का शासक था? ये गौड़ वंश का शासक था कि जो कि बंगाल का क्षेत्र में था। तो इन्होंने बोध गया, किन्होंने? शशांक ने बोध गया जो कि बिहार में है, में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। किसको? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ये शैव धर्म को मानता था। लेकिन इन्होंने क्या? बोध गया बिहार में जिस टाइम जहाँ पर क्या बौद्ध धर्म ने को क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ पे उन्होंने किसको? बोधि वृक्ष को कटवा दिया। ये भी पूछ लिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और शशांक अपने दोस्त का बदला मौत का बदला लेना चाहता था। तो उसने क्या? एक षड्यंत्र रचा। तो शशांक ने अपनी दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा और वह राज्यवर्धन को अपने घर बुलाता है और कहता है कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। तो राज्यवर्धन को पता नहीं था, वह उसके घर आ जाता है। तो राज्यवर्धन को बुलाकर वह उसे खाना खुना खिलाता है, फिर धोखे से उसको क्या कर देता है? मार देता है। तो राज्यवर्धन
को धोखे से अपने घर बुलाता है और अपनी बहन की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ यह कहकर, परंतु वह उसे क्या कर देता है, धोखे से मार देता है। अब क्या राज्यवर्धन भी मर जाता है। उसके बाद बचा कौन, हर्षवर्धन बचा। तो हर्षवर्धन को भी अब क्या राजा बनना पड़ता है। तो अब महाराजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो हर्षवर्धन है वो गद्दी पर बैठता है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। तो 606 ईस्वी पर जब वह राजा बनता है वो मात्र 16 वर्ष का था। तो ये महाराजा हर्षवर्धन के बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो इसलिए जो ये टॉपिक है महाराजा हर्षवर्धन सा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनको हम कल कवर करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो लगभग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो महाराजा हर्षवर्धन के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल महाराजा हर्षवर्धन के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।